नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सक्सेस विद भारत में। आज हम अपनी पहली वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हैं। आज हम गुप्त साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे, आपको पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप मुझे बहुत प्यार देंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज हम शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य बेसिकली जिनका निवास स्थान मगध से माना जाता है, तथा ये जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन ये क्रम से क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये लोग थे तो जाति से ब्राह्मण, परंतु क्रम से जो इनका क्रम था वो एक क्षत्रिय क्रम था। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ प्रयागराज के कौशाम्बी जिले से माना जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप नोट भी कर सकते हैं इस बात को कि प्रयागराज के कौशाम्बी जिले से गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ माना जाता है। गुप्त साम्राज्य को संस्कृत साहित्य का युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम नामक बहुत बड़े बड़े महाकाव्यों का निर्माण किया है। अच्छा, एक चीज़ और, चहुमुखी विकास के कारण इस शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक इनका शासन था, उन्होंने चहुमुखी विकास हुआ, जिस कारणवश इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बढ़ते संस्थापक, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं है। हाँ, इनको संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को, कि गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त श्रीगुप्त हैं। इन्होंने मगध के मिरखारी खावट, मगध में एक मिरखारी खावट है, वहाँ पर इन्होंने मंदिर बनवाए हैं और इन्होंने 24 गांव दान में दिए हैं। दूसरे नंबर पर आता है घटोत्कच। ये घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक रहा। ये एक महाराज के तौर पर राज तो किया, एक सामंत के तौर पर, परंतु एक अच्छा राजा, गुप्त वंश का एक अच्छा राजा नहीं बन सका। परंतु इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, वो एक बहुत ही बड़े प्रतापी राजा हुए, जो कि गुप्त साम्राज्य के तीसरे राजा हुए और एक महान सम्राट बनकर उभरे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे राजा और एक बड़े ही प्रतापी राजा रहे हैं। इनका 319-320 ईस्वी में इनका राज्यारोहण, यानी कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो 319 और 320 ईस्वी को माना जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ भी इसी 319 और 320 ईस्वी से माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। श्री चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण करी थी। इन्होंने वैशाली के लाक्षवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी और जहाँ से इनको बहुत से गांव दान में मिले, बहुत से हाथी घोड़े, बहुत से गांव दान में मिले, जिससे कि इन्होंने अपना जो पुश्तैनी इनका जो राजवंश था उसको और बढ़ाने के लिए और बढ़ाया और विस्तार किया और उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करी। भारत में रजत मुद्रा की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी, जिस रजत मुद्रा पर राजा रानी की मुद्रा भी कहा जाता है, जिसे राजा रानी की मुद्रा भी कहा जाता है, जिस मुद्रा पर एक तरफ राजा का एक तरफ रानी का चित्र छपा हुआ था, जिस वजह से उसको राजा रानी की मुद्रा भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक, बड़े ही प्रतापी राजा, अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम की तरह। इन्होंने उत्तरावर्त में 9 शासकों को जीता और वहाँ शासन किया। दक्षिणावर्त के 12 शासकों को जीता, परंतु वहाँ के शासकों को वहाँ शासन करने दिया और उनसे बोला कि आप शासन करो, परंतु उनसे कर लिया, टैक्स लिया। विंसेंट स्मिथ, इनको भारत का नेपोलियन कहा है। अच्छा, दक्षिणावर्त विजय को धर्म विजय भी कहा जाता है। दक्षिणावर्त पर जो विजय करी और उनको शासन करने दिया वहीं के राजाओं को, क्योंकि उत्तरावर्त में तो ये खुद ही शासन कर रहे थे, लेकिन दक्षिणावर्त में जब इनको नहीं संभाला इतना, तो इन्होंने यहाँ के राजाओं को वहाँ शासन करने दिया, परंतु उनसे कर लिया और इसी दक्षिणावर्त की विजय को धर्म विजय के नाम से जाना जाता है। विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा है।
इन्होंने सिक्के बनवाए हैं अपने, जिसमें इन्होंने खुद एक सैनिक की वेशभूषा में बीड़ा बजाते हुए अपना एक फ़ोटो लगवाया है। इनको एक कविराज भी कहा जाता है, ये उच्च कोटि के कवि भी थे। इनका परिचय अच्छा कहाँ मिलता है, इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो इनके दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे हर्षियन, उन्होंने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी जो इलाहाबाद में है, उसमें इनका पूरा परिचय मिलता है। इन्हें यानी समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता, यम, कुबेर और इंद्र की उपाधि भी मिली है। इनके शासनकाल में हिंदू धर्म खूब बढ़ा, जिसका रामायण, महाभारत, गीता, शिखर मंदिर, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आते हैं ये पांचवें, ये समुद्रगुप्त के पुत्र ये रामगुप्त हुए, जिनको गद्दी पर बिठाया गया। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त बड़े भाई थे, चंद्रगुप्त द्वितीय छोटे भाई थे, इसलिए उनकी गद्दी रामगुप्त को मिली। परंतु रामगुप्त एक बहुत ही निठल्ले राजा हुए। कोई उन्हें सिर्फ और सिर्फ मदरा पीने से और ये बस कोई अपने राज्य की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया अपने पिता की तरह। कोई भी उनमें कोई भी ऐसे कोई लक्षण थे नहीं, ठीक है। और इसी वजह से या किसी और वजह से इनकी शादी हुई थी ध्रुव देवी के साथ, ठीक है। परंतु बाद में ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि इनके भाई, इन दोनों के बीच यानी कि भाई भाभी के बीच गलत संबंध बने, प्यार परवान चढ़ा और वही लड़ाई दंगे। परंतु ये रामगुप्त कोई ज़्यादा बड़ा खास ऐसा राजा था नहीं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को इसने क्या किया, रामगुप्त ने अपनी पत्नी शक राजा जो थी, शक राजा थे, उनको भेंट कर दी। ये रामगुप्त की ये हिस्ट्री है। कोई काम का था नहीं राजा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने फिर इसको मार दिया, रामगुप्त को, शक राजा को मार दिया, उससे ध्रुव देवी को छुड़ा लिया और उसके बाद उससे शादी कर ली। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनके पिता भी समुद्रगुप्त रहे। इनके बड़े भाई रामगुप्त, जिन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को भेंट कर दिया था, जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय प्रेम करते थे, तो उनको शक राजा से छुड़ाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा से लड़ाई करी और उनको मारा और उनके बंधन से ध्रुव देवी को छुड़ाया और उसके बाद अपने भाई रामगुप्त की हत्या की और उसके बाद ध्रुव देवी से शादी की। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण करी। इनके ये न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा हुए, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। अपने पूरे शासनकाल में ये एक न्याय के लिए बहुत ही मतलब एक न्यायप्रिय राजा के रूप में उभरा है गुप्त साम्राज्य के उसमें। इनके शासनकाल में या गुप्त साम्राज्य में उज्जैन एक प्रमुख नगर हुआ करता था, परंतु इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। समुद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य, याद रखने वाला पॉइंट है मित्रों कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा थे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य सिद्धांत लिखा गया है इनके शासनकाल में। सूर्य सिद्धांत लिखा गया था इनके शासनकाल में, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सूर्य सिद्धांत किसके शासनकाल में लिखा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में लिखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त के पिता चंद्रगुप्त द्वितीय और माता ध्रुव देवी, इन्होंने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण करी थी और इन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। शिक्षा को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है अपने शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका विकास कराया नालंदा विश्वविद्यालय का। स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं, जिनके पिता कुमारगुप्त प्रथम रहे। इनके शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण ईरान से आए थे, मलच्छी नामक स्थान से, जो कि बहुत ही असभ्य लोग थे। असभ्य मतलब ये सिविलाइजेशन से बहुत दूर थे
और इनके आक्रमण करने का तरीका बहुत ही निर्दयी तरीके से ये आक्रमण करते थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ बहुत तहस नहस कर देते थे सारा। बहुत असभ्य लोग थे बिल्कुल, जो कि मतलब बिल्कुल दूर थे सिविलाइजेशन से, बिल्कुल दूर, कोसों दूर। कुछ इनका कोई बुरी तरीके से शिक्षा से, संस्कृति से, इन सारी चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं था, कोई नाता नहीं था, बहुत दूर थे इन चीज़ों से। ठीक है, इसी तरीके से ये आए थे हुणों का आक्रमण किया था इन्होंने स्कंदगुप्त के उसमें, परंतु ये सफल नहीं हो पाए ज़्यादा। और स्कंदगुप्त के सफलता का गुणगान जूनागढ़ के अभिलेखों में मिलता है। जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं वहाँ से स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान मिलता है। स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया और गिरनार पर्वत, जो कि गुजरात में जो जूनागढ़ नामक स्थान है वहाँ पर गिरनार पर्वत है, जिसका इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था। अब हम बात करेंगे भानुगुप्त जी के बारे में। इनके गुप्त साम्राज्य में इनका कुछ ज़्यादा खास महत्व दिखाई नहीं देता, परंतु 510 ईस्वी में ऐरण्य अभिलेख से प्रथम सती होने का प्रमाण मिला है। सती होने का प्रमाण मिला है 510 ईस्वी में जो ऐरण्य अभिलेख मिले हैं उनसे प्रथम सती होने का प्रमाण मिला है। सती मतलब जिस स्त्री का पति मर जाए उस स्त्री को उस पति की मृत्यु शैया के साथ बिठा दिया जाता था और जिंदा ही उसे जला दिया जाता था। ये बड़ी ही खराब प्रथा है जो तब से चली आई, बहुत आगे तक चली आई। तब राजा राम मोहन राय जिनके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया। लेकिन तब तक भी स्त्री का हिंदू समाज में स्त्रियों का ज़्यादा बहुत खास महत्व नहीं मिलता है जो आज हमारे समाज में स्त्रियों को मिलता है। 1947 के बाद, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बाद आज स्त्रियों को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान कभी स्त्रियों को कभी मिला नहीं। तो बाकी सबसे पहली जो सती थी वो गोपाराम की पत्नी थी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है कि गोपाराम की जो पत्नी थी वो सर्वप्रथम सती कहलाई और 510 ईस्वी में ऐरण्य अभिलेख में प्रथम सती होने का प्रमाण मिला। तो अब हम बात करेंगे विष्णुगुप्त की। ये एक अंतिम शासक रहे गुप्त साम्राज्य के, क्योंकि इनके ही शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया और पूरे गुप्त साम्राज्य का तहस नहस कर दिया, पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया हुणों ने। और ये विष्णुगुप्त जो है ये अंतिम शासक रहे हैं गुप्त साम्राज्य के। तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य लगभग ख़त्म हो जाता है। आइए अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ ज़रूरी ऐसी बातें जो जानना बहुत ज़रूरी है। गुप्त साम्राज्य का जो राजकीय चिन्ह था वो एक गरुड़ था। राजकीय भाषा संस्कृत थी। सरपंच था, उसे ग्रामिक बोला जाता था। जैसे आज हमारे यहाँ सरपंच बोला जाता है, ऐसे गुप्त साम्राज्य में सरपंच को ग्रामिक बोला जाता था। जैसे आज हमारे जिले के जिलाधिकारी बोला जाता है, डीएम बोला जाता है, जिलाधिकारी बोला जाता है, उस वक्त जिलाधिकारी को कुमारामात्य बोला जाता था। कुमारामात्य, इनको लिख लीजिए। जैसे राजकीय चिन्ह गरुड़, राजकीय भाषा संस्कृत, सरपंच को क्या बोला जाता था? ग्रामिक। ये सही दिख रहा हो तो ठीक है, वरना मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सही था। ग्रामिक, ठीक। जिलाधिकारी को कुमारामात्य बोला जाता था। जैन सभाएं, जैन धर्म का विस्तार प्रचार प्रसार गुप्त साम्राज्य में बहुत हुआ, जिनकी सभाएं मथुरा व बल्लभी में हुई हैं। ये बात नोट करने लायक है कि इनकी सभाएं मथुरा व बल्लभी में हुई हैं। एक बार और
देख लीजिए, राजकीय चिन्ह गरुड़, राजकीय भाषा संस्कृत, सरपंच को क्या बोला जाता था? ग्रामिक, जिलाधिकारी को क्या बोला जाता था? कुमारा मात्य, और जैन सभाएं मथुरा तथा वल्लभी। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई हैं, गुप्त काल के अंदर ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई हैं, जिन्हें हम दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनार। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, जिन्हें हम दिनार कहते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप जो हम आज जानते हैं, हम आज ये भगवान शिव की जो बहुत पूजा करते हैं, भोले शंकर तांडव जो मचाते हैं, उनका अर्धनारीश्वर रूप गुप्त काल की देन है। ठीक। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की देन। अजंता की जो गुफाएं हैं वो सब गुप्त काल की देन थी। 29 गुफाएं थीं उस वक्त, 29। अब कितनी हैं? 6 बची हैं। ये समझ लो, 29 गुफाएं थीं, आज सिर्फ 6 बची हैं। अजंता की गुफाएं। ठीक। दशमलव व शून्य का आविष्कार हम सब जानते हैं, गानों में भी बहुत ज़्यादा सुन रखा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दशमलव और शून्य का आविष्कार भारत ने किया। भारत में किसने किया? आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, वही आर्यभट्ट। ठीक। पाटलिपुत्र जो जिला शहर जो भी है, पाटलिपुत्र का पतन भी गुप्त काल में हो चुका था पूरी तरीके से। क्या करें, चलो। गुप्त साम्राज्य, यही गुप्त को साम्राज्य है। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य गुप्त साम्राज्य से संबंधित, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, हर एक पेपर में पूछे जाते रहते हैं, एसएससी में, पैट में, टेट में, जो भी जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी स्टेट्स के पेपर हैं, जितने भी स्टेट के यूपी टेट हैं, उनमें एसएससी में, सीटेट में, बहुत सारे पेपरों में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जहाँ पर शेषनाग पर विष्णु विराजमान है, कहाँ पर है? ललितपुर में। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें हो गई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में। एक क्वेश्चन, कहाँ पर है? ललितपुर में। देवगढ़ कहाँ पर है? ललितपुर में। ठीक। प्रथम ईंटों द्वारा निर्मित भितरगांव मंदिर, ये भितरगांव है, भितरगांव मंदिर कानपुर में है। प्रथम ईंटों द्वारा निर्मित, गुप्त साम्राज्य का प्रथम ईंटों द्वारा निर्मित ये मंदिर है जिसका नाम है भितरगांव मंदिर। कहाँ पर है? कानपुर। ठीक। चौथी बात। तीसरी बात, नैना कोठार मंदिर, जैसे पार्वती माता का मंदिर भी बोला जाता है। ठीक। ये है मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, प्रथम ईंटों द्वारा निर्मित भितरगांव मंदिर, नैना कोठार मंदिर और शिव मंदिर, ये सब गुप्त साम्राज्य की देन है, गुप्त साम्राज्य की देन है। ये सब इनके शासनकाल में, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में ये बनाई गई हैं। जितने भी शासक हुए हैं, श्रीगुप्त से लेकर विष्णुगुप्त तक, जितने भी शासक हुए हैं, उन सब ने किसी न किसी का इनमें योगदान रहा है। तो ये था गुप्त साम्राज्य, जो कि मैंने बहुत एक आवश्यक तथ्यों के साथ जो पेपरों में आते हैं, ज़्यादा नहीं, हाँ, जो पेपर में आ सकता है इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। गुप्त साम्राज्य से अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो यहाँ से आएगा, बस। इससे आगे, इससे अलग, इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछ सकता। क्वेश्चन बनाने वाला हाँ उलट फेर करके पूछेगा, बाकी वैसे नहीं पूछेगा। बस जो भी पूछेगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में है। बस ऐसा कौन सा मंदिर है जिस पर शेषनाग पर विष्णु विराजमान है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये क्वेश्चन पूछेगा। गुप्त साम्राज्य द्वारा बनाया गया
भितरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। भितरगांव मंदिर किस साम्राज्य की देन है? मौर्य साम्राज्य की देन है, मुगल काल की देन है, गुप्त काल की देन है? तो जाहिर है बस यही इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चंस अलग नहीं बनेगा। गुप्त साम्राज्य से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। तो आज मैंने आपको एक अच्छे तरीके से, मतलब एक शॉर्ट तरीके से गुप्त साम्राज्य को पूरा करने की कोशिश करी है। बाकी आप पढ़ें, जो किया है उसे पूरी तरीके से उसको याद करें, लिख के याद करें, बार बार याद करें। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गुप्त साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप आपसे बस एक ही गुजारिश है मेरी, एक छोटी सी कोशिश है मेरी, एक अच्छी सी चीज़ अच्छी सी शिक्षा, अच्छा सा मार्गदर्शन बस कर सकूँ मैं आप सबका। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, रिलेटिव्स में, अपने संबंधियों में शेयर करें, रिलेटिव्स हैं उनमें शेयर करें। बस हमें थोड़ा मोटिवेशन ज़रूरत है, बाकी हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।